डीएनए मित्रों, आज देश में आंसू ट्रेंड कर रहे हैं। दुख के मौके पर आंखों से आंसू निकलना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार आंसू खुशी और संवेदना का प्रदर्शन भी करते हैं। आज जो आंसू ट्रेंड कर रहे हैं उन्हें खुशी, पीड़ा से मुक्ति, बेगुनाही का चिन्ह और न्याय का प्रतीक बताया जा रहा है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने लिखा है, आंसू कमजोरी नहीं, संवेदना की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। आज हम संवेदना की सच्ची अभिव्यक्ति बताए जा रहे इन्हीं आंसुओं का विश्लेषण करेंगे, जिसके केंद्र में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। ईमानदारी को राजनीति का मूल धर्म बताने वाले अरविंद केजरीवाल को यह राहत सीबीआई के केस में मिली है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए। केजरीवाल के समर्थक इसे बेगुनाही के आंसू कह रहे हैं और केजरीवाल के विरोधी इन आंसुओं से डरे हुए हैं। ये डर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, किस खेमे में दिख रहा है और क्यों दिख रहा है, इसका विश्लेषण आज हम विस्तार से करने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए आज खुशी की भावना कैसे आंसू बनकर अरविंद केजरीवाल की आंखों से बही है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। ये आरोप मुक्त होने की खुशी के आंसू हैं। ये आंसू उस केस से आरोप मुक्त होने के हैं जिसके लिए सीएम रहते हुए भी केजरीवाल को 177 दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में काटने पड़े। खुशी के आंसू को डिकोड करने के लिए कोर्ट के फैसले को समझना भी जरूरी है। मित्रों, 2 महीने तक केस के रिकॉर्ड पढ़ने, 300 गवाहों और सभी पक्षों को सुनने के बाद 598 पेज के फैसले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति बनाने में कोई साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। अभियोजन पक्ष यानी सीबीआई का केस न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित थी। हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं। चार्जशीट में लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूत के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई है। कोर्ट ने केस की जांच कराने वाले सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए। सरल शब्दों में कोर्ट ने यह कहा कि केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति में कोई भ्रष्टाचार नहीं था। केस सबूत के आधार पर नहीं, अनुमान के आधार पर बनाया गया। केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है। यह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी जीत है। इसका महत्व ऐसे समझिए कि आम आदमी पार्टी की राजनीति का आधार ही ईमानदारी है। यह पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली और भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा कर सरकार बना करके आई। उस पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। यह पार्टी के नींव पर हमला था। यह केजरीवाल और उनकी पार्टी के राजनीतिक वजूद के लिए सबसे बड़ा संकट था। अब कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल बुलंद आवाज में कह रहे हैं कि हम पाक साफ हैं, हमारे दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। इसलिए आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को देख रहे हैं और वो जश्न मना रहे हैं। सुनिए कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आपने हमारे ऊपर इतने केस कर दिए, उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। पूरे की पूरी कहानी एक फर्जी मनोहर कहानी बाय द पेन ऑफ सीबीआई एंड ईडी आज कोर्ट की कलम से कहा गया कि झूठी है वो कहानी। कोई सबूत नहीं था, कोई तथ्य नहीं था। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मैंने वो सारे तथ्य भी देखे हैं कि जहां कोर्ट को मिसलीड किया सीबीआई ने। मित्रों, आज चर्चा केजरीवाल के आंसुओं के साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की भी हो रही है। आज फैसला सुनाते हुए जितेंद्र सिंह ने कुछ विशेष टिप्पणी की।
उन्होंने अमेरिकी विचारक मार्टिन लूथर किंग के शब्दों को कोट करते हुए कहा कि अन्याय कहीं भी हो, वो हर जगह न्याय के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून का पुराना सिद्धांत है कि न्याय होना चाहिए, चाहे आसमान ही क्यों ना गिर पड़े। जांच एजेंसी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश महोदय ने कहा कि कोर्ट का काम ना तो कोई सुविधाजनक परिणाम देना है और ना ही किसी प्रचलित नैरेटिव कहानी का समर्थन करना है, बल्कि कानून के शासन को बनाए रखना है। तभी नागरिकों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहता है। जज जितेंद्र सिंह के बारे में डिटेल जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले चर्चा करते हैं केजरीवाल के आंसुओं पर हो रही राजनीति की। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा था, अब वो उनके शब्दों में धुल चुका है। कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सियासी संजीवनी है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार का केस गलत था। इसलिए सवाल यह है कि जो खुशी के आंसू अरविंद केजरीवाल की आंखों से निकले हैं, वो अब किसे दर्द देंगे? वो कौन होगा जिसे अब केजरीवाल सियासी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? कट्टर ईमानदार होने का दावा और विकास का दिल्ली मॉडल, यही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक पूंजी है। जब केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए तो उनकी ईमानदार राजनीति वाली साख तार-तार हो गई। इसका असर भी जल्द ही दिखाई दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 में से सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। गुजरात, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला और फरवरी 2025 में अपने गढ़ दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की हार हुई। यानी जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी मजबूत थी, उन राज्यों में भी चुनावी हार मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 21 मार्च 2024 को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में चैंपियन होने का आम आदमी पार्टी का दावा ध्वस्त हो गया। भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम लोगों के बीच पार्टी का परसेप्शन खराब हुआ। दूसरी तरफ केजरीवाल, सिसोदिया जैसे नेताओं के जेल जाने से पार्टी का संगठन भी सुस्त हो गया। यानी नैतिक, कानूनी और राजनीतिक तीनों मोर्चों पर आम आदमी पार्टी बैक फुट पर चली गई। लेकिन अब सीन बदल गया है। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल आरोप मुक्त हो गए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार का दाग धुल चुका है। आज विजय रैली कर केजरीवाल ने दिखा और बता दिया कि पार्टी संगठन पूरी तरह अब सक्रिय मोड में आ गया है। यानी अब केजरीवाल यहां से नई सियासी जमीन तलाश करेंगे, अपने आधार को मजबूत करेंगे, पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। पहले सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। सारे नेताओं के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल झुके नहीं, वो दबे नहीं। और आज उनकी ईमानदारी, उनकी कट्टर ईमानदारी पूरे देश के सामने है। हम भाजपा के लोगों से यही बात कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी न डरने वाली है, न बिकने वाली है, न झुकने वाली है, न रुकने वाली है। हम हर विपरीत परिस्थिति में लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। भाजपा आज है, कल नहीं रहेगी। ये देश बचे रहना चाहिए। यहाँ पर काम कर रहे ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उनको ऐसे प्रताड़ित करके, ब्लैकमेल करके, उनका नाम बदनाम करके इस तरह की घिनौनी राजनीति अब बंद होनी चाहिए। अब चर्चा इस बात की है कि केजरीवाल आगे करेंगे क्या। भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद केजरीवाल अपना गढ़ यानी दिल्ली हार चुके हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी 4 साल का वक्त है। यहां केजरीवाल संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही ईमानदारी वाला मेडल वापस मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी अपने विस्तार पर फोकस करेगी। इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। यहां आम आदमी पार्टी का मजबूत जनाधार नहीं है। ममता बनर्जी से केजरीवाल के रिश्ते भी अच्छे हैं। हो सकता है पश्चिम बंगाल में केजरीवाल ममता का समर्थन करें। तमिलनाडु में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां भी आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है। केरल में भी आम आदमी पार्टी का कोई मजबूत जनाधार नहीं है। यहां लेफ्ट और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। यहां केजरीवाल कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। विधानसभा चुनाव वाले पुडुचेरी में भी आम आदमी की मजबूत मौजूदगी नहीं है, लेकिन छोटा राज्य होने के कारण केजरीवाल यहां फोकस कर सकते हैं। केजरीवाल की नजर असम पर है। आम आदमी पार्टी यहां सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है। ईमानदार सरकार वाले नैरेटिव के साथ केजरीवाल असम पर फोकस करेंगे। करीब 34% मुस्लिम वोट पर केजरीवाल दावेदारी जता सकते हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी की वजह है, क्योंकि कांग्रेस यहां मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस भी एकमुश्त मुस्लिम वोट की दावेदारी करती है। अगर आम आदमी पार्टी असम में पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को बड़े नुकसान का डर है।
सुनिए आज केजरीवाल के आरोप मुक्त होने पर कांग्रेस का डर किन शब्दों में बयां हुआ। कि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। अब सोचिए, केजरीवाल विपक्ष के नेता हैं। आरोप मुक्त होने के बाद उन्होंने सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन डरी हुई है कांग्रेस। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जब कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़ी थी। मित्रों, केजरीवाल पर कांग्रेस के यूटर्न पर हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस के ये जो आशंकाएं हैं उसकी वजह समझते हैं। दरअसल कांग्रेस की आशंका केजरीवाल का चुनावी अतीत है। साल 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस 14 सीटों पर चुनाव हारी। 5 सीटों पर तो सीधे तौर पर कांग्रेस की हार की वजह आम आदमी पार्टी थी। 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई। 2022 में ही गुजरात में केजरीवाल की पार्टी ने करीब 13% वोट लिया और कांग्रेस को 77 सीट से 17 सीट पर पहुंचा दिया। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीट मिली थी। 2013 में केजरीवाल ने कांग्रेस को हराकर ही दिल्ली में सरकार बनाई थी। 13 में कांग्रेस ऐसी हारी कि आज तक दिल्ली में वो मजबूती से खड़ी नहीं हो पाई। इसीलिए कांग्रेस केजरीवाल के आरोप मुक्त होने पर राजनीतिक साजिश के सूत्र तलाश रही है। मित्रों, आपके साथ एक दिलचस्प जानकारी भी शेयर कर लेते हैं। आपको बिग वॉल पर राहुल गांधी का एक पोस्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इशारा केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरफ था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने 31 मार्च 2024 को दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली की थी। राहुल गांधी मंच पर थे। प्रियंका गांधी ने हेमंत सोरेन और केजरीवाल की रिहाई की मांग की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। तब कांग्रेस ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया था। आज वही कांग्रेस केजरीवाल के आरोप मुक्त होने पर राजनीतिक साजिश के सूत्र तलाश रही है। सोचिए, ज्यादा चिंता तो बीजेपी को होनी चाहिए थी कि आरोप मुक्त होने के बाद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ और आक्रामक होंगे, लेकिन ज्यादा चिंतित कांग्रेस है। आपको कांग्रेस की चिंता की एक और वजह बताते हैं। इसका जिक्र पवन खेड़ा कर रहे थे। 2027 में यानी अगले साल 2 महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, पंजाब और गुजरात के विधानसभा चुनाव। अब समझिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद केजरीवाल का पूरा फोकस पंजाब और गुजरात पर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला होगा। यहां अकाली दल और बीजेपी फिलहाल आम आदमी पार्टी के मुकाबले कमजोर दिख रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल संगठन को मजबूत कर रहे हैं। यहां आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जितना अच्छा होगा, कांग्रेस उतना ही नीचे जाएगी। 2022 में केजरीवाल ये दिखा भी चुके हैं। केजरीवाल ने 2 बार कांग्रेस से समझौता किया। 2013 में दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन लिया था। 2024 में इंडिया गठबंधन में केजरीवाल कांग्रेस के साथ थे। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन किसी को फायदा नहीं हुआ। केजरीवाल जान चुके हैं कि कांग्रेस उनकी पार्टी के वजूद के लिए खतरा है। आम आदमी पार्टी का विस्तार वहीं होगा जहां कांग्रेस हारेगी। इसलिए अब वो कांग्रेस से दूर हैं। सिर्फ दूर नहीं है, कांग्रेस को कमजोर भी कर रहे हैं। कांग्रेस भी ये बात जानती है, इसीलिए वो केजरीवाल पर आक्रामक है। केजरीवाल पर बीजेपी भी एग्रेसिव है। यह स्वाभाविक लेकिन दिलचस्प सियासी कहानी है। मित्रों, समझिए, कांग्रेस मुक्त विपक्ष की बात बीजेपी कहती है। केजरीवाल वही काम मजबूती से कर रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है, वहां केजरीवाल कांग्रेस को हरा रहे हैं। फिर क्यों बीजेपी केजरीवाल पर आक्रामक है? मित्रों, यहां पेच परसेप्शन का है। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल अब जोर शोर से शराब घोटाला झूठा था वाले नैरेटिव को प्रचारित करेंगे। केजरीवाल घूम घूम कर अपना ईमानदारी वाला मेडल दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को पीड़ित के तौर पर पेश करेगी। इससे उन्हें सहानुभूति मिल सकती है। वो बीजेपी के कोर वोटर्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। यही बीजेपी की चिंता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। दिल्ली का ये न्यू एक्साइज पॉलिसी, इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, गड़बड़ी नहीं थी, तो उसको
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्यों हटाया? अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है। बार बार वो सिम कार्ड जो डिस्ट्रॉय किए गए, वो टेलीफोन जो डिस्ट्रॉय किए गए, उनका कोई अता पता नहीं मिला जांच एजेंसी को। और उसी बात का उल्लेख उस निर्णय में भी है कि सबूतों का अभाव है। मित्रों, सियासी आरोप और संभावनाओं के बीच सवाल है, अब शराब घोटाला केस का क्या होगा? मित्रों, कानूनी तौर पर यह केस अभी आगे भी चलेगा क्योंकि सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की बात कही है, यानी यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगस्त 2022 में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज किया था। ईडी के मामले भी अभी सुनवाई उसमें जारी है। सीबीआई चार्जशीट पर कोर्ट का जो फैसला आया है उससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि ईडी वाली केस में भी उन्हें राहत मिलेगी, यानी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भले ही लोअर कोर्ट से आरोप मुक्ति वाली राहत मिली है, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है। केजरीवाल के आंसुओं के बाद सबसे ज्यादा चर्चा फैसला देने वाले राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की। आज आपको न्यायाधीश जितेंद्र सिंह के बारे में भी जानना चाहिए। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह दिल्ली जुडिशियल सर्विस के सीनियर न्यायिक अधिकारी हैं। राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बतौर स्पेशल जज वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं। वो विशेष तौर पर उन मामलों की सुनवाई करते हैं जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है। अक्टूबर 2024 में उन्हें एडिशनल सेशंस जज बनाया गया था। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आप अपने फैसले में सिर्फ मार्टिन लूथर किंग को ही कोट नहीं किया, उन्होंने चार्जशीट में साउथ लॉबी शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई। मित्रों, शराब नीति केस में केजरीवाल के आरोप मुक्त होने का सबसे ज्यादा असर दिल्ली में होगा। आज हमने कोर्ट के फैसले पर दिल्ली वालों की राय भी जानी। सुनिए कोर्ट के फैसले पर कैसे दिल्ली वाले भी बटे हुए नजर आए। जो निर्णय दिया है उसमें यही कहा है कि सबूतों के अभाव पर इनको ये छोड़ा जा रहा है। ये पूरी दिल्ली की जनता, आप सब, हम ये जानते हैं कि सबूतों के साथ किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने और उनके साथियों ने छेड़छाड़ किया है। ये तो हमको पहले ही पता था कि वो सब फर्जी केस है, बीजेपी उनको फंसा रही है। आज दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली किस गर्क में जा रही है। सबूतों के साथ उन्होंने कैसे कैसे छेड़खानी की है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पब्लिक एक साल पहले साफ साफ उनको दोषित घोषित कर दिया था। जनता से बड़ी कोई कोर्ट नहीं होती है। फिलहाल इमोशन, कानूनी एक्शन और सियासी ड्रामे वाली इस कहानी में कई मोड़ आने अभी बाकी है। सीबीआई की अपील के बाद कहानी में नया चैप्टर जुड़ेगा। केस के हर अपडेट पर हमारी नजर है। जब भी नया अपडेट आएगा हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी जरूर देंगे। मित्रों, अपने अगले विश्लेषण की शुरुआत हम अफगानिस्तान के एक 8 साल के बच्चे नूर आलम की 2 तस्वीरों से करेंगे। नांगरहार प्रांत में रहने वाला यह मासूम पहली तस्वीर में फूट फूट कर रो रहा है। बहुत मायूस है क्योंकि पाकिस्तान की वायुसेना ने इसी 22 फरवरी को उसके घर पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें उसके माता पिता, भाई बहन सब मारे गए। इस हमले के साथ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। और दूसरी तस्वीर में यही बच्चा खुश है, वो जश्न मना रहा है। क्यों? क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान के हमले का बदला ले लिया। आज आपको इस अफगानी बच्चे नूर। मित्रों, इस बच्चे ने बताया वो बिस्तर के नीचे छिप गया था, इसलिए बच गया। उसने बताया इस बार ईद में पूरे परिवार ने एक रंग का कपड़ा पहनने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसके परिवार में उसके अलावा कोई और बचा ही नहीं। पाकिस्तान ने इस परिवार को आतंकवादी बताकर मार दिया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में नूर आलम के परिवार के 18 लोग मारे गए, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान के हमले के 5 दिन बाद यानी आज नूर आलम की एक और तस्वीर आई, जिसमें उसकी आंखों में एक सुकून दिख रहा है। इस तस्वीर में एक अफगानी सेना के अधिकारी ने उसको गोद में ले रखा है और उसको बताया कि जिन लोगों ने उसके परिवार को मारा उनसे बदला ले लिया गया है। मित्रों, ये पश्तून कौम है। इनके बच्चों को भी पता है जब कोई चोट पहुंचाता है तो उसे बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जाता है। यहां दादा का बदला बाप लेता है और बाप नहीं ले पाता तो पोते को बदला लेने की जिम्मेदारी विरासत में मिलती है। अब पाकिस्तान से अफगानिस्तान के बदले की शुरुआत हो गई है, जिसकी आंच में अब इस्लामाबाद भी जल रहा है और बॉर्डर पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी। अब हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इसी ओपन वॉर का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, एक देश जो परमाणु हथियार रखने का दावा करता है, जो बार बार हजारों किलोमीटर दूर हमला करने में सक्षम मिसाइलों के नाम गिनाता रहता है, जिसके पास बड़ी एयरफोर्स है, बहुत बड़ी सेना है,
उसकी राजधानी पर अमेरिका के छोड़े गए हथियारों से लड़ रहे अफगान तालिबान ने हमला कर दिया। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए प्रोपेगेंडा करने में नंबर 1 पाकिस्तान की सेना असलियत में कितनी कमजोर है। कैसे एक छोटा सीमित संसाधनों वाला देश कह कर पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रहा है। जिस राजधानी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रहते हैं, उनकी पूरी कैबिनेट रहती है, वहां अफगान एयरफोर्स धमाके कर रही है। आज आपको यह भी जानना चाहिए, आज से 7 साल पहले जिस दिन भारत ने पुलवामा टेरर अटैक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी, उसी सरप्राइज डे को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए क्यों चुना। मित्रों, आज आपको यह भी समझना चाहिए, अफगानिस्तान से ओपन वॉर का ऐलान करने वाले पाकिस्तान ने किस तरह दुनिया के सामने एक बार फिर से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के नेताओं ने किन किन देशों को वॉर रुकवाने के लिए फोन लगाने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे पहले आप देखिए काबुल पर हमले का बदला अफगानिस्तान ने कैसे इस्लामाबाद में धमाका करके लिया। पाकिस्तान के जिन लोगों को लगता था अफगानिस्तान की सेना को उनका मुल्क कुचल कर रख देगा, आज कुछ तस्वीरें उनको बहुत ही परेशान कर रही हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए ड्रोन हमले की, जिसके बाद पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर में हलचल मच गई। अफगान तालिबान फोर्स ने इस्लामाबाद के फैजाबाद इलाके में हमला किया और ये जगह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफिस से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। सोचिए, जहां पर बैठकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री काम करते हैं, वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान ने ड्रोन से धमाका कर दिया। राजधानी में ड्रोन अटैक को पाकिस्तान का एयर डिफेंस नहीं रोक पाया। अफगानिस्तान ने सुबह 11 बजे पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक शुरू किए। इस्लामाबाद में एक सैन्य शिविर को निशाना बनाया गया। नौशेरा और एबटाबाद की सैन्य छावनी में हमला हुआ और जमरूद की मिलिट्री कॉलोनी में अफगानिस्तान ने ड्रोन से धमाके किए। अफगान एयरफोर्स ने सिर्फ पाकिस्तान के अहम सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया। यह हमला पाकिस्तान की तरफ से काबुल, कंधार और पख्तिया में बीती रात हुई एयर स्ट्राइक का बदला था। मित्रों, अफगानिस्तान से सीरियल ड्रोन स्ट्राइक करके पाकिस्तान को संदेश दिया गया, अगर काबुल और कंधार को निशाना बनाया गया तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज आपको जानना चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग इतनी ज्यादा कैसे भड़की कि डूरंड लाइन के बाद इस्लामाबाद भी अफगानिस्तान के टारगेट पर आ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह बीती रात पाकिस्तान की अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर की गई एयर स्ट्राइक थी। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल, कंधार और पख्तिया समेत कई अफगान शहरों में हवाई हमले किए, मिसाइल्स दागी, लेकिन कोई भी हमला टारगेट पर नहीं था। इससे अफगानिस्तान में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले के कुछ वीडियो भी जारी किए। मित्रों, पाकिस्तान ने अपनी जनता को दिखाने के लिए एक एयर स्ट्राइक की तस्वीर तो जारी कर दी, लेकिन काबुल, कंधार और पख्तिया में इनका क्या असर हुआ, इसकी जानकारी अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दी। मुजाहिद ने बताया, कायर पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार और पख्तिया के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक की। अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान की वायुसेना ने हवाई हमले नहीं बल्कि हवाई हमले किए। आज आपको यह भी जानना चाहिए अफगानिस्तान ने इससे पहले किस तरह पाकिस्तान को अचानक हमले से चौंकाया था। मित्रों, 26 फरवरी यानी बालाकोट के आतंकी कैंपों पर भारत के हमले का दिन पाकिस्तान में सरप्राइज डे के नाम से मशहूर है। इसी दिन भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को चौंका दिया था और इसी दिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने बदले की शुरुआत की। अफगानिस्तान की सेना ने बॉर्डर पर पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान के 55 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। कई पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानी सैनिक अपने साथ अगवा करके ले गए। पाकिस्तानी सेना के हथियार भी अफगान सेना ने जब्त कर लिए। अफगानिस्तान ने दावा किया पाकिस्तानी सेना का एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियां अफगानिस्तान के सैनिकों ने कब्जे में ले ली। पाकिस्तान की मीडिया खुद अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद अंगोर हवाई अड्डा कस्बे में बड़े हमले की तस्वीरों को दिखा रहा है, जिसमें एक सैन्य अड्डे में बड़ा धमाका होता नजर आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की कई चौकियों पर अफगान तालिबान का फोर्स का कब्जा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सेना ने खुद बताया है अफगान तालिबान ने एक साथ पाकिस्तानी सेना के 53 मोर्चों पर हमला किया। अफगानिस्तान का दावा है डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियां अब अफगान फोर्स के कब्जे में आ गई हैं।
हालांकि पाकिस्तान हमेशा की तरह ये मानने को तैयार नहीं। सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान का मीडिया खुद तस्वीरें दिखा रहा है, धमाकों से पाकिस्तानी पोस्ट उड़ते दिखाई दे रहे हैं। कई पाकिस्तानी सैनिक अफगान सेना के कब्जे में हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में खुद को जीता हुआ बताने वाली पाकिस्तान की सेना मानने को तैयार नहीं है कि अफगानिस्तान ने उसको बीती रात कितनी बुरी तरह पीटा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री भी प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार खुद आईटी सेल में बैठे हैं और अपनी आंखों के सामने फर्जी वीडियो बनवाकर पूरे देश में फैला रहे हैं ताकि उनकी सेना जीतती हुई दिखाई दे, जबकि पाकिस्तान की सेना की वॉर जोन में बुरी तरीके से पिटाई हो रही है। जिस वक्त पाकिस्तान के सैनिक अफगान सेना के हाथों अपनी जान गंवा रहे हैं, अताउल्लाह तरार एसी ऑफिस में बैठकर अपना वीडियो जारी कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में भी लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ रही है। मित्रों, पाकिस्तान की सेना और सूचना मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अफगानिस्तान के हमले से बहुत ज्यादा विचलित दिखे। आज आपको उनके बयान को भी बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तालिबान भारत का एक प्रॉक्सी बन गया है। आज जब पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है तो हमारी सेना इस समय निर्णायक जवाब दे रही है। अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध है। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की सेना कहीं बाहर से नहीं आई है। हम आपके पड़ोसी हैं, हम आपकी हर बात जानते हैं। मित्रों, पाकिस्तान में एक रिवाज है, अपनी जनता को डराने के लिए हुक्मरान हर जगह हिंदुस्तान का नाम ले लेते हैं। तो विवाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नाम भारत का ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ एक खुली जंग का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक की शुरुआत की है, जिसका मतलब है न्याय की खातिर की गई कार्रवाई। लेकिन यह ऑपरेशन भी पाकिस्तान को उल्टा पड़ रहा है। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद तक हमले शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की फौज अब बॉर्डर की तरफ कूच कर रही है, यानी डूरंड लाइन पर तनाव और बढ़ने वाला है। और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना से साफ साफ कह दिया है, अभी सजा खत्म नहीं हुई। मित्रों, अफगानिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान बताता है, पाकिस्तान के मुश्किल दिन खत्म नहीं होने वाले हैं। अभी अफगान तालिबान मुनीर के आतंकी सेना की और पिटाई करेगा। आज आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सैन्य शक्ति का अंतर भी समझना चाहिए, ताकि आप जान सकें बड़ी फौज और बड़े बड़े हथियार होने के बाद भी पाकिस्तान युद्ध के मैदान में कितना कमजोर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पास 6,60,000 की सक्रिय सेना है, जबकि अफगानिस्तान के पास लगभग 2 लाख की सेना और तालिबान लड़ाके हैं। पाकिस्तान की वायुसेना में 465 से ज्यादा लड़ाकू विमान है, जिसमें F-16 और JF-17 जैसे आधुनिक विमान शामिल हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास सिर्फ 22 पुराने हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं और वो मुस्लिम मुल्कों में परमाणु हथियार रखने वाला इकलौता देश है। अफगानिस्तान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन परमाणु से ताकतवर इच्छा शक्ति जरूर है। पाकिस्तान के पास 6,000 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास अमेरिका के छोड़े हुए 1200 बख्तरबंद वाहन और सोवियत काल के कुछ टैंक मौजूद हैं। मित्रों, शक्ति में इतना अंतर होने के बावजूद ताकतवर देश पर हमला करना खुदकुशी से कम नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी देश ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमले भी कर रहा है, उसकी चौकियों पर कब्जा भी कर रहा है और धमकी भी दे रहा है। आज आपको अफगानिस्तान की इस हिम्मत की बड़ी वजह भी समझनी चाहिए। अफगान तालिबान सेना किसी पारंपरिक सेना की तरह नहीं लड़ती है। तालिबान लड़ाके छोटे छोटे समूह में अचानक हमला करते हैं। इस प्रकार के गोरिल्ला युद्ध से पारंपरिक सेना को चुनौती मिलती है। अफगानिस्तान के उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके स्वाभाविक सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्थानीय लड़ाके इन इलाकों से भलीभांति परिचित होते हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना जवाबी हमले के लिए अफगानिस्तान में घुसी तो उसे रसद और तैनाती में कठिनाई होगी। पाकिस्तान में बलोच और तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान की सेना के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इससे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को कई मोर्चों पर ध्यान देना पड़ता है, जबकि अफगान तालिबान को विद्रोही गुटों से मदद मिलती है। अफगानी लड़ाके दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स में से एक माने जाते हैं, जो पीछे नहीं हटते और हर कठिन परिस्थिति में लड़ाई जारी रखने को तैयार रहते हैं। आज आपको अफगानियों की इस मानसिकता की वजह भी जाननी चाहिए। अफगानिस्तान की कबीलाई व्यवस्था, खासकर पश्तून समाज,
बचपन से ही लोगों को लड़ाकू जीवन शैली के लिए तैयार करता है। पश्तून समाज में हथियार रखना सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कई इलाकों में बच्चे बचपन से ही हथियारों को देखते बड़े होते हैं। पश्तून वाली नामक पारंपरिक आचार संहिता के अनुसार अपमान या नुकसान का बदला लेना जरूरी माना जाता है। कभी कभी यह बदला पीढ़ियों तक चलता है। इससे लंबे संघर्ष की मानसिकता बनती है। अफगानिस्तान का पहाड़ी और कठिन इलाका लोगों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, इसलिए सीमित संसाधनों के बावजूद वो कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने के आदी होते हैं। और यही बातें अफगानियों को सबसे लड़ाकू कौम बनाती हैं, जो आज सीमित संसाधनों के बावजूद पाकिस्तान पर भारी है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान की सेना सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं पिट रही है, बांग्लादेश में भी अब पाकिस्तान की सेना से सहानुभूति रखने वालों पर स्ट्राइक हो रही है। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार सेना के अंदर बड़े स्तर पर ट्रांसफर और बदलाव कर रही है। बांग्लादेश ने इसे सफाई अभियान कहा है। आज आपको जानना चाहिए बांग्लादेश में यह बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। मित्रों, मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेशी सेना के कुछ बड़े अफसरों को काफी महत्व दिया गया। ये सभी अधिकारी पाकिस्तान और अमेरिकी समर्थक माने जाते थे और इन अधिकारियों ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उज़्ज़मान के खिलाफ अंदरूनी साजिश रचने की कोशिश की थी। इसलिए सरकार और सेना प्रमुख ने ऐसे अधिकारियों को अहम पदों से हटाकर दूसरे स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान पहले क्वार्टर मास्टर ब्लास्टर थे। उन्हें हटाकर ढाका के नेशनल डिफेंस कॉलेज भेज दिया गया। फैजुर रहमान आर्मी चीफ के खिलाफ सबसे ज्यादा सक्रिय थे। उससे पहले 5 मेजर जनरल्स को भी अलग अलग कम महत्व वाले पदों पर भेजा गया है। मित्रों, अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश की सेना के अंदर शक्ति संतुलन बदला था। इसी का फायदा उठाकर कुछ जनरल बगावत करने को तैयार थे। अब बांग्लादेशी सेना में बड़े स्तर पर जो फेरबदल हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह बांग्लादेश की सेना से विदेशी शक्तियों, खासकर पाकिस्तान का प्रभाव कम होना है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश की सेना में पाकिस्तान प्रेमी अफसरों को साइडलाइन किया जा रहा है और चीन में शी जिनपिंग चुन चुनकर जनरल समेत सेना के बड़े बड़े अफसरों को हटा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति के इस कदम के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या जिनपिंग को अपने ही जनरल से डर लगता है? मित्रों, बीजिंग से बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग के आदेश पर चीन के 19 वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन अधिकारियों में से 9 चीन की थल सेना और नौसेना के वरिष्ठ कमांडर हैं। यह फैसला चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सालाना बैठक से ठीक पहले लिया गया और इसी वजह से माना जा रहा है यह सिर्फ बर्खास्तगी नहीं है, बल्कि फौज के जनरल्स को जिनपिंग का सख्त संदेश है। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ जिन प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, वो भी चीन के अहम विभागों में ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। मित्रों, बतौर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल मार्च 2023 में शुरू हुआ था और तभी से जिनपिंग लगातार चीन के सैन्य कमांडरों की बलि ले रहे हैं। पिछले ही साल अक्टूबर के महीने में 10 वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। जनवरी के महीने में जिनपिंग ने सबसे वरिष्ठ जनरल झांग यूशिया को बर्खास्त किया और अब 9 जनरल्स पर जिनपिंग के ऑर्डर की गाज गिरी। हर बार एक ही दलील दी जाती है कि फला अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त था, लेकिन सच यह है कि जिनपिंग के अंदर फौजी अफसरों की बढ़ती ताकत और उनकी बगावत का डर है। मित्रों, अगर आप चीन की फौज के हालात को गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस लाल पलटन के अंदर जिनपिंग के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। अब हम आपके लिए चीनी फौज की इसी नाराजगी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह वो भेदभाव है जो जिनपिंग लगातार करते आ रहे हैं। जिनपिंग का मकसद है कि अगले साल तक वो ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए जिनपिंग ने अपने करीबी कमांडर्स को ऊंचे ओहदे दे दिए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को या तो बर्खास्त कर दिया है या फिर उनकी जिम्मेदारियां सीमित कर दी हैं। फौज के अंदर नाराजगी की दूसरी बड़ी वजह है जिनपिंग के फेवरेट अधिकारियों का फौज के मामलों में दखल। जिनपिंग के ये खास अधिकारी लगातार बजट से लेकर अहम मुद्दों पर फौज के कमांडर्स की अनदेखी कर रहे हैं। मित्रों, जिनपिंग को भी फौज के अंदर सुलगती बगावत का सच पता है। इसी वजह से जिनपिंग एक के बाद एक उन सभी कमांडर्स को हटा रहे हैं जिनकी फौज पर पकड़ है और वो बगावत जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। अपने तीसरे कार्यकाल में जिनपिंग ने चीन की थल सेना के 70 से ज्यादा वरिष्ठ कमांडर्स को बर्खास्त कर दिया। कुछ अधिकारियों को जेल में भी भेज चुके हैं। ये तथ्य और आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि चीन में फौज का एक बड़ा धड़ा जिनपिंग से संतुष्ट नहीं है। मित्रों, वरिष्ठ सैन्य कमांडर्स को न सिर्फ हटाया जा रहा है बल्कि उन्हें समाज के अंदर बदनाम भी किया जा रहा है। इस मकसद को पूरा करने के लिए चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है।
किस तरह जिनपिंग की प्रोपेगेंडा ब्रिगेड अपनी ही फौज पर निशाना साध रही है, यह समझने के लिए आपको चीन की फौज के अखबार PLA डेली का हालिया संपादकीय ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। जनवरी में बर्खास्त किए गए सैन्य अधिकारियों पर लिखे गए इस संपादकीय में कहा गया था, जिनपिंग सरकार ने जिन सैन्य कमांडर्स को हटाया है वो फौज के दामन पर धब्बा बन गए थे। ये अधिकारी अब कम्युनिस्ट कहलाने लायक नहीं रह गए हैं। इन अधिकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों से समझौता किया है। मित्रों, कहा जाता है एक फौजी अपने साथ हुए अन्याय को सह लेता है, लेकिन जब फौज की इज्जत पर दाग लगाया जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं करता। यही चीन की फौज में हो रहा है, जहां बदनामी करने वाले प्रोपेगेंडा की वजह से नाराजगी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मित्रों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर जिनपिंग की पकड़ मजबूत हो चुकी है। अब उनका मकसद फौज को अपने शिकंजे में कसना है, ताकि चीन में ऐसा कोई भी शक्ति ना बचे जो उनकी सत्ता को चुनौती दे सके। जिनपिंग के अंदर बैठे फौज के इस डर की एक और बड़ी वजह यह भी है, ये वजह है जिनपिंग और फौज का वो अतीत, जिसकी वजह से चीन के राष्ट्रपति आंख मूंद कर अपनी ही फौज पर भरोसा नहीं कर पा रहे। मित्रों, 2013 में जब जिनपिंग ने पहली बार चीन के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, तब उनके खिलाफ चीन की फौज के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट्स थे। तकरीबन 2 साल तक जिनपिंग की सत्ता और फौज के जनरल्स के बीच तनाव का दौर बरकरार रहा था। इस दौरान चीन की फौज के 2 वरिष्ठ जनरल्स ने सीधे जिनपिंग को चुनौती देनी शुरू कर दी थी। बगावत की इसी कोशिश को कुचलने के लिए जिनपिंग ने इन दोनों जनरल्स को सेवा से हटा दिया था, और यही वो वक्त था जब चीन की फौज पर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया था। मित्रों, बगावत एक ऐसी चीज है जिसे जिनपिंग सूंघ लेते हैं। यही वजह है कि जब जब कोई सैन्य कमांडर फौज में बड़ा ओहदा या समर्थन हासिल करता नजर आता है तो उसके ऊपर जिनपिंग के कथित भ्रष्टाचार वाली दलील की तलवार चल जाती है। जिनपिंग की इसी दबदबे वाली फितरत को लेकर उन्हीं की पार्टी की एक नेता साई जिया ने एक अहम टिप्पणी की थी। साई जिया ने कहा था, जिनपिंग एक ऐसे माफिया हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के मूल विचारों को कुचल दिया है। जिनपिंग के सिस्टम में सिर्फ वही शख्स जिंदा रह पाता है जो उनका गुलाम बन जाए। इस टिप्पणी के सामने आने के बाद साई जिया को देश निकाला दे दिया गया था। मित्रों, अपना दबदबा कायम करने के लिए जिनपिंग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका यह जुनून चीन की फौज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। चीन की फौज पर जिनपिंग की नीतियों का क्या असर हुआ, यह समझने के लिए आपको ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक की रिपोर्ट गौर से देखनी चाहिए। मित्रों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक आंकलन में बताया गया कि वरिष्ठ कमांडर्स को हटाने की वजह से चीन की थलसेना में वरिष्ठ अफसरों की संख्या में 48% तक की कमी पैदा हो गई। थिंक टैंक के मुताबिक कमांड ढांचे में कमी का सीधा असर फौज के प्रदर्शन पर पड़ता है, और कमांडिंग अफसरों की यह कमी ही वो वजह है जिसके चलते अब तक चीन ने ताइवान के मुद्दे पर बड़ा कदम नहीं उठाया है। मित्रों, चीन का आधुनिक इतिहास बताता है कि जब जब किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने हद पार की है तो उसके परिणाम बहुत बुरे हुए हैं। माओ जेडोंग ने समाज सुधार के नाम पर अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, जिसकी वजह से चीन ने 2 साल तक अकाल का सामना किया था। अब उसी राह पर जिनपिंग चलते नजर आ रहे हैं। फर्क इतना है कि माओ के दौर का दर्द चीन के नागरिकों ने सहा और जिनपिंग की सनक की कीमत लाल फौज चुका रही। डीएनए मित्रों, अब हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ग्लोबल क्राइम ब्रांच का डीएनए टेस्ट करेंगे। बॉलीवुड को अपने टारगेट पर लेने वाला लॉरेंस अब दुनिया के 10 देशों में गैंग वॉर कराने का प्लान बना रहा है। अब हम आपके सामने लॉरेंस के इसी प्लान का खुलासा करने जा रहे हैं। मित्रों, जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी गैंग के 10 गैंगस्टर्स को चुना है। ये सभी गैंगस्टर्स दुनिया के 10 अलग अलग देशों में छिपे हुए हैं। लॉरेंस ने इन गुर्गों को जानी दुश्मन रोहित गोदारा और पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के गैंग को खत्म करने का हुक्म दिया है। अपनी हिटलिस्ट को पूरा करने के लिए लॉरेंस ने जिन अपराधियों को चुना है, अब हम आपको उनके नाम बताने जा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है लॉरेंस का खास हैरी बॉक्सर, टाइसन, शुभम लोंकर और आरजू बिश्नोई। इनके साथ साथ सचिन चिड़ेवान, हरमन सिंधु, सुंदर हासी, सुनील मीना, राहुल रवि और गैरी जैज को भी लॉरेंस ने अपने दुश्मनों की सुपारी दी। मित्रों, इस वक्त लॉरेंस के ये गुर्गे कनाडा से लेकर अमेरिका, यूरोप, यूएई और अजरबैजान में छिपे हुए हैं। लॉरेंस के पहले दुश्मन यानी शहजाद भट्टी का गैंग यूएई, पुर्तगाल, कनाडा और अजरबैजान में फैला हुआ है। दूसरे दुश्मन यानी रोहित गोदारा का गैंग ब्रिटेन, इटली, अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है। यानी लॉरेंस के ऑर्डर पर अगर बंदूकों का मुंह खोला गया
तो दुनिया के अलग अलग देशों में खून खराबा होगा। इस इंटरनेशनल गैंग वॉर को रोकने के लिए भारतीय एजेंसियां किस स्तर की कार्रवाई कर रही हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आखिर जो शहजाद और रोहित गोदारा कभी लॉरेंस के दोस्त हुआ करते थे, वो आज लॉरेंस के जानी दुश्मन क्यों बन गए? मित्रों, रोहित गोदारा और लॉरेंस के बीच दुश्मनी का आगाज हुआ था मुंबई में बिजनेसमैन और नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर से। लॉरेंस बिश्नोई ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ को बताए बगैर बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई थी, जिसके बाद सालों पुरानी दोस्ती के बीच खाई पैदा हो गई। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और लॉरेंस के भी रिश्ते थे, लेकिन भट्टी ने विदेशों में छिपे लॉरेंस गैंग के गुर्गों को खालिस्तानी आतंकवादियों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद लॉरेंस गैंग ने शहजाद भट्टी को मिटाने की कसम खाई थी। मित्रों, लॉरेंस गैंग ने न सिर्फ कसम खाई बल्कि उसे पूरा करने की कोशिश भी की। इसी महीने पुर्तगाल में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी पर हमला हुआ। हालांकि भट्टी इस हमले में बच गया, लेकिन लॉरेंस गैंग ने इस वारदात की जिम्मेदारी ले ली। इस घटना ने साबित कर दिया था कि लॉरेंस, शहजाद और रोहित गोदारा अब एक दूसरे का खून बहाने में रत्ती भर भी नहीं हिचकेंगे। मित्रों, हमने आपको लॉरेंस के 10 गैंगस्टर दिखाए थे जिन्हें इंटरनेशनल गैंग वॉर करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब हम आपको लॉरेंस की इस हिट कंपनी के कमांडर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस गैंगस्टर का नाम है टाइसन बिश्नोई। मित्रों, टाइसन बिश्नोई का लॉरेंस गैंग से पुराना रिश्ता है। फिलहाल ये गैंगस्टर कनाडा में रहता है। दुश्मनी होने से पहले लॉरेंस के इशारों पर टाइसन रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के लिए काम करता था, लेकिन दोनों गैंग्स के बीच तनातनी होने के बाद टाइसन ने खुद को गोदारा से दूर कर लिया है। कनाडा के कैलगरी में टाइसन ही लॉरेंस गैंग के अपराधियों का नेटवर्क चलाता है। नेटवर्क चलाने के साथ साथ लॉरेंस के गुर्गों की फरारी का जिम्मा भी टाइसन के पास ही है। टाइसन इन गुर्गों को नकली दस्तावेज और पैसा भी मुहैया कराता है ताकि ये भारत से भागकर कनाडा जैसे देशों में छिप सकें। मित्रों, दुश्मन के इलाके में अपने गुर्गों को स्थापित करना, शहजाद भट्टी के ऊपर विदेशी धरती पर हमला कराना, ये तथ्य बताते हैं कि लॉरेंस ने अब आर पार करने की ठान ली है। लॉरेंस का एक ही मकसद है, शहजाद और रोहित गोदारा का खात्मा। इसी वजह से भारतीय जांच एजेंसियां लगातार इन गैंग्स के बीच हो रहे संवाद को इंटरसेप्ट कर रही हैं। लॉरेंस, गोदारा और भट्टी गैंग के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी नजर रखी जा रही है ताकि इस इंटरनेशनल गैंग वॉर से होने वाले खून खराबे को रोका जा सके। मित्रों, इस इंटरनेशनल गैंग वॉर की पहली तस्वीर भी आज सामने आ गई। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने एक कंपनी के बाहर फायरिंग की। इस वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा कि यह कंपनी रोहित गोदारा को फिरौती दे रही थी, इसी वजह से इन्हें सबक सिखाने के लिए गोलियां चलाई गई। मित्रों, इस अदावत को देखकर मुंबई में दाऊद और छोटा राजन के बीच गैंग वॉर की याद आ जाती है। फर्क बस इतना है कि दाऊद और छोटा राजन ने मुंबई को जंग का मैदान बनाया था, जबकि लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग वॉर का दायरा पूरी दुनिया में फैला दिया। मित्रों, अब हम भारत के आगे ट्रंप सरकार के सरेंडर का डीएनए टेस्ट करेंगे। ट्रंप सरकार के जो मंत्री कल तक भारत को धमका रहे थे, उन्हें आज भारत में आकर डेरा डालना पड़ा है। टैरिफ पर हार और भारत के साथ ट्रेड डील पर नए सस्पेंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब बातचीत के लिए अपने मंत्री को भारत भेज रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर बातचीत के लिए भारतीय टीम के अमेरिका नहीं पहुंचने पर ट्रंप के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक खुद भारत पहुंच गए। लुटनिक दिल्ली में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिले। खास बात यह है कि लुटनिक पहले से तय कार्यक्रम के बिना पीयूष गोयल से मिलने के लिए पहुंचे हैं, यानी इसे एक सरप्राइज दौरा कहा जा सकता है। वैसे तो उनके भारत दौरे का एक कारण शादी में भाग लेने को बताया गया, लेकिन शादी के समारोह में शामिल होने से पहले उन्होंने भारत के वाणिज्य मंत्री से बातचीत की। लुटनिक का यह दौरा प्राइवेट बताया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आधिकारिक बैठक भी की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सोचिए, कहां तो ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय टीम को वॉशिंगटन जाना था, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय दल का दौरा टल गया। भारतीय टीम के ना पहुंचने की खबर मिलते ही ट्रंप ने फौरन अपने सबसे खास दूत को भारत भेज दिया। ट्रंप भारत से ट्रेड डील फाइनल करने के लिए इतने बेचैन दिख रहे हैं कि थोड़ा सा भी इंतजार करना उन्हें ठीक नहीं लग रहा। ट्रेड डील ना होने का डर ट्रंप को इतना सता रहा है कि इस बार उन्होंने किसी छोटे मोटे अधिकारी को नहीं, बल्कि अपने वाणिज्य मंत्री को ही भारत भेज दिया है। इससे पहले तक अमेरिका ने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से बड़े बड़े अधिकारियों को ट्रेड डील पर बातचीत के लिए नहीं भेजा था। डीएनए मित्रों, यहां आपको ट्रंप के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के बारे में भी जानना चाहिए। अनाप शनाप बयान देने और बड़बोलापन दिखाने के मामले में लुटनिक अपने बॉस ट्रंप से जरा सा भी पीछे नहीं है।
जो लुटने का आज भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो ट्रंप प्रशासन के साथ भारत विरोधी चेहरे हैं। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर घमासान के दौरान लुटनिक ने कई बार भारत विरोधी बयान दिए। आपको लुटनिक के उन बयानों के बारे में जानना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि टैरिफ के मुद्दे पर घिरने के बाद कैसे लुटनिक ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। डीएनए मित्रों, रूस से भारत के तेल आयात बढ़ाने को लुटनिक ने हास्यास्पद और गलत कहा था। लुटनिक ने कहा था कि भारत और ब्राजील जैसे देश अमेरिका का फायदा उठाते हैं लेकिन अपना बाजार नहीं खोलते हैं। लुटनिक ने यह भी कहा था कि हमें भारत को ठीक करने की जरूरत है। इसके अलावा लुटनिक का एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था 1 या 2 महीने में भारत बातचीत की टेबल पर होगा और सॉरी कहेगा। सोचिए, जो शख्स कल तक भारत को धमकी दे रहा था, उम्मीद कर रहा था कि भारत बातचीत की टेबल पर आकर सॉरी कहेगा, आज वो खुद बातचीत की टेबल पर बिना न्योते पहुंच गया। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने अपने मनमाने और एकतरफा टैरिफ से पूरी दुनिया को परेशान करने का प्लान बनाया था, लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस योजना पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्होंने खुद ही 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया है, यानी दुनिया के सभी देशों से आयात पर अमेरिका 10% टैरिफ लगाएगा। लेकिन ट्रंप की चाहत है कि भारत उन्हें 18% टैरिफ दे। सोचिए, पूरी दुनिया के खिलाफ उन्होंने 10% टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत से 18% टैरिफ वसूलना चाहते हैं। जो सहमति सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुई थी, उस पर अब वो अड़े हुए हैं। जिस टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया, उसके आधार पर भारत से टैरिफ वसूलना चाहते हैं। लेकिन भारत बदले हुए हालात में अभी डील फाइनल करने की जल्दबाजी में नहीं है। भारत की रणनीति वेट एंड वॉच की है। भारत अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। यही वजह है कि भारत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी ट्रेड टीम का अमेरिका दौरा टाल दिया। और डीएनए में अब आज का संदेश, अपने दुख को रेत पर लिखिए ताकि समय की हवा उसे मिटा दे, और अपने सुख को पत्थर पर तराशिए ताकि वो हमेशा याद रहे। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।